हेलो फ्रेंड्स, तो थामा का पोस्ट क्रेडिट सीन जितना ज़्यादा मज़ेदार था उतना ही ज़्यादा सवालों से भी घिरा हुआ था कि भाई आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो सरकटा यहाँ पे आया है, अब देखो इसके ऊपर भी डिबेट है, ठीक है, क्योंकि कल ही मेरा एक दोस्त भी बोल रहा था कि भाई ये अक्षय कुमार नहीं है, ये तो सरकटा ही है। देख उसके हाथ में सरकटे का सर भी है, तो ये सरकटा ही है जो कि लावा से बाहर आ चुका है। और देखो उसका ऐसा कहना जायज़ भी है क्योंकि स्त्री 2 के अंदर सरकटे के साथ हुआ क्या था, यही हुआ था ना, वो लावा में गिर गया था, स्त्री ने उसको लावा में गिरा कर मार दिया था। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो लावा से ही बाहर उठकर आया है और पता नहीं कैसे, लेकिन भाई अब बहुत ज्यादा विशाल हो चुका है। और क्योंकि वो लावा से बाहर आया है तो पूरी बॉडी में उसका लावा घूम रहा है भाई, पूरा जला हुआ है उसका शरीर और हाथ में उसका सरकटे का सर भी है। तो भाई क्या एक्चुअली में ये अक्षय कुमार है या फिर ये सरकटा है? तो भाई इस वीडियो में इस चीज का जवाब दूंगा और बाकी इसके अलावा इसके फ्यूचर के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो ये जो सरकटा हमें नजर आया है यहाँ पे, ये ना तो पूरा सरकटा है और ना ही पूरा अक्षय कुमार है। अब देखो हमने स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या देखा था कि अक्षय कुमार के पास वो कलश आता है, कलश में वो लावा भरा हुआ होता है एंड प्रोबेबली ये वही लावा है जिसके अंदर डूबकर वो सरकटा मरा था। तो एक्चुअली में अक्षय कुमार ने जब उस लावा को अपने शरीर में घुसाया, मतलब कि पी लिया उसको, तो भाई उसके अंदर से भी ऐसे लावा वाले वाइब्स आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार ने यहाँ पे सरकटे को दोबारा से जिंदा करने का ट्राई किया है, क्योंकि भाई सरकटा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, उसका सत्यानाश हो चुका था, लेकिन उसको दोबारा से जिंदा किया है अक्षय कुमार ने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ताड़का ने आलोक को बचाया था। आलोक मर चुका था एंड फिर ताड़का ने अपने पावर्स उसको दिए थे जिसकी वजह से आलोक दोबारा से जिंदा हो गया। तो यार सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो सकती है, हो सकता है कि सरकटा मर चुका हो पूरी तरीके से, लेकिन अक्षय कुमार जो खुद भी कुछ पावर्स होल्ड करता है। अब फिलहाल तो हम लोग नहीं जानते कि अक्षय कुमार के क्या पावर्स हैं, वो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यही मान के चल सकते हैं कि अक्षय कुमार के अंदर कुछ पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स उसके पास भी हैं, जिनका यूज करके उसने सरकटे को जिंदा किया है। और एक तरीके से सरकटे को जिंदा भी नहीं किया है, खुद को मर्ज कर लिया है उसके साथ, मतलब कि वो जो कलश जिसमें अवशेष थे सरकटे के, तो उसको वो पी गया। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उसने सरकटा का जो शरीर था और अपने जो पावर्स थे उनको कंबाइन कर लिया। तो सरकटा और अक्षय कुमार जब दोनों एक साथ कंबाइन हुए तो फिर रिजल्ट निकला ये, वो इतना बड़ा राक्षस बन गया, इतना बड़ा दानव बन गया और बहुत पावरफुल बन गया। लेकिन भाई अब वो नवाजुद्दीन को हंट क्यों कर रहा है, मतलब उससे क्या लाभ है उसको? तो देखो अब पिछले फाइट में भेड़िया जो था वो उसके खिलाफ था, बराबर ना, तो भेड़िया को तो वो चुन ही नहीं सकता। आलोक जो कि एक अच्छा वैम्पायर है, तो आलोक भी किसी काम का नहीं है। तो अब हो सकता है कि ये जो पूरा थामा में हुआ है ये सब कुछ अक्षय कुमार क्लोजली वॉच कर रहा हो कहीं से रुक कर, एंड जब उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने आलोक को टक्कर भी दी थी, आलोक को तो बुरी तरीके से मार भी दिया था, तो उसको पता है कि नवाजुद्दीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ थोड़ा सा प्लेफुल कैरेक्टर है, थोड़ा सा टाइप का है, लेकिन भाई अब जब उसको पावर्स देगा अक्षय कुमार, जब वो उसकी मदद करेगा तो वो बहुत बड़ा दानव बन जाएगा। तो हो सकता है कि आगे की मूवीज में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ए वेरी गुड एक्टर नजर आए, मतलब कि एक सीरियस रोल में जो एक सीरियस विलन होना चाहिए वैसा हमें नजर आए, क्योंकि यहाँ पे तो बस उसका मजाक ही उड़ाया गया है। एंड आई थिंक कि यहाँ पे इस चीज़ को पर्पजली दिखाया गया है ताकि हम लोग नवाजुद्दीन से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन बाद में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए तैयार रहना भाई। तो अब देखो मोटा मोटी हिसाब यही है कि अक्षय कुमार अपनी एक आर्मी बना रहा है जिसमें वो मुंजिया जैसे कैरेक्टर्स को, नवाजुद्दीन जैसे कैरेक्टर्स को लेकर अपनी एक आर्मी बनाएगा। एंड यहाँ पे जिस तरीके से अक्षय कुमार को यूज़ किया जा रहा है वो सिमिलर है एवेंजर्स की तरह, जिस तरह एवेंजर्स की मूवीज़ में, हर एवेंजर्स की मूवी या फिर जो भी अगली मूवी मार्वल की आती थी, तो मार्वल क्या करता था, पोस्ट क्रेडिट सीन में ही थोड़ा थोड़ा करके थैनोस की कहानी वो आगे बढ़ा रहा था एंड आगे जाकर इन्फिनिटी वॉर में ही फुल फ्लेज थैनोस की मूवी उसने बनाई, मतलब कि जहाँ पे थैनोस को वो असलियत में थैनोस को इंट्रोड्यूस किया गया ऑडियंस के सामने, नहीं तो उससे पहले बस पोस्ट क्रेडिट सीन में ही थैनोस के साथ खेला जा रहा था। तो इसलिए आई थिंक कि यह सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये मैड डॉग वाले भी करने वाले हैं कि जितनी भी अभी मूवी आने वाली है ना, भेड़िया 2, शक्तिशालिनी और भी जो आएगी, तो भाई इन सभी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही थोड़ा थोड़ा करके हमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बिल्ड किया जाएगा। एंड फिर जो पहला महायुद्ध आएगा उसमें हो सकता है कि अक्षय कुमार को इंट्रोड्यूस किया जाए एज ए बिग बैड, एंड फिर वहाँ पे ये सभी लोग एक साथ मिलकर उसको हराएंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे और दूसरे महायुद्ध में ये सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा। तो भाई यही हो सकता है। अब बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसा कि कल भी मैंने बताया था,
तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे का खून चाहिए। भेड़िया उसके खून का प्यासा है और अब आलोक को भी भेड़िया का खून चाहिए। तो ये जो भेड़िया 2 आएगी, शक्तिशालिनी हो सकता है पहले आए। अभी तो शक्तिशालिनी का क्या हुआ कि वो इसी साल आती, लेकिन भाई क्योंकि स्टारकास्ट चेंज हो गई, कियारा आडवाणी को हटाकर अब अनीत पद्दा आ चुकी है, तो अब फिर से रीशूटिंग होगी। पहले शूटिंग तो शायद कियारा आडवाणी का भी नहीं हुआ था, लेकिन अब शूटिंग होगा, सब कुछ होगा, तो अगले साल आ रहा है। तो अब भेड़िया हो सकता है कि 2027 में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि प्लान्स चेंज कर दे वो लोग और 2026 में भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, एक पूरी मूवी सिर्फ भेड़िया वर्सेस वैम्पायर ही हो, मतलब भेड़िया 2 और नीचे भेड़िया वर्सेस वैम्पायर। तो ये एक चीज़ हो सकती है। एंड भेड़िया 2 में इसी तरीके से खेलना भी चाहिए, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, लेकिन आगे जाकर दोनों को समझ में आ जाए कि एक बिग बैड कौन है और दोनों फिर एक साथ होकर उनसे लड़े। लेकिन हाँ, एक साथ तो बाद में हो जाना, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ अभी लड़ लो, वो देखने में हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी भाई बात करें शक्तिशालिनी की, तो उसको ऐसा मदर ऑफ कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि वो मदर है, ऐसा कुछ है। तो शक्तिशालिनी एक तरीके से वो स्त्री लेवल की होने वाली है, वो मतलब सबसे पावरफुल होने वाली है आई थिंक। शक्तिशालिनी के बारे में जो भी हमें अभी तक बताया गया है, क्योंकि भाई अनाउंसमेंट ही दिया गया था बस, तो वो जो कैरेक्टर होगी वो शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड जो महायुद्ध में जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो अक्षय कुमार के सामने खड़ी होगी, वो आई थिंक शक्तिशालिनी ही होने वाली है। तो भाई अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड पहली बार किसी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ। यही चीज़ तो भाई आप लोगों को करनी थी, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। इसी तरीके से तो एस्टैब्लिशमेंट बिठाया जाता है। ये अगर आप लोग कर लेते ना, तो आपके आसपास भी कोई नहीं होता। इंडिया में आपके आसपास कोई यूनिवर्स नहीं होता अगर आप लोग अच्छे से यूज़ कर लेते तो। लेकिन वही है, आपको तो बड़े बड़े स्टारकास्ट चाहिए थे। ठीक है, सलमान शाहरुख को ले लिया, मज़ा तो आ गया हम लोगों को, लेकिन वो लोग अपनी डेट्स देंगे तब तुम काम करोगे। तुम्हारे डेट्स पे वो लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन मैड डॉग ने जिन एक्टर्स को लिया है ना, तो वो एक्टर्स मैड डॉग के हिसाब से काम करेंगे। देख रहे हो, वरुण धवन को जब भी कैमियो चाहिए होता है उनको, वो वरुण धवन को बुला लेते हैं। किसी भी कैरेक्टर को जना को बुला लेते हैं, जब चाहिए जना आ जाता है। तो इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है, फ्यूचर का सोचना पड़ता है। या फिर बॉन्ड साइन करा लो भाई कि हम लोग आपको ऐसा बना रहे, यूनिवर्स बना रहे, तो ऐसा ऐसा करना है। छोड़ो, इसके ऊपर हम लोग डीपली किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यही एनालिसिस था थामा के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर। आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स कैसे लगे और क्या आप इस यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हो, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।